जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार स्पेशल को पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में पार्ट 1 तक 50 क्वेश्चन को देख लिया है। आज से हम लोग पार्ट 2 51 क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो ये राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, राहुल संस्कृत्यायन। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि महापंडित राहुल संस्कृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। राहुल संस्कृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राहुल संस्कृत्यायन को जो भारतीय यात्रा वृत्तांत का साहित्य का जनक कहा जाता है, तो यात्री वृत्तांत साहित्य का इन्हें जनक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, तो दफन है। तो कहाँ पर दफन है वो? तो ये दफन है नालंदा में। जो इसका नालंदा में ये दफन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, नालंदा। फिर दिया गया है कि कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इन्होंने मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1919 से 20 तक दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें थे स्वामी विद्यानंद, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, स्वामी विद्यानंद। तो चलिए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। स्वामी विद्यानंद 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। तो प्रांतीय सभा का गठन इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किया गया था। 1922 में किया गया था प्रांतीय सभा का गठन, जो कालांतर में महाराजा द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन को शिथिल पड़ गया। तो आंदोलन शिथिल पड़ गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है कि जगदीशपुर, जो कि ये आरा बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बादा तथा लखनऊ तक फहराया था। 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो किसे बिहार का सिंह कहा जाता है? तो कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात है। तो विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात है कौटिल्य। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, जो कि राजनीतिक, अर्थनीतिक, कृषि, समाजनित आदि महान ग्रंथ है। तो जो अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक, अर्थनीतिक, कृषि, समाजनित, नीति आदि जो कि इस महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये था चौकीदारी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, चौकीदारी। इसमें दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये कारण था कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, जो कि इसी के कारण बिहार सरकार 1938 में इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? तो 22 दिसंबर 1939 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? तो ये स्वामी सहजानंद जुड़े थे और यदुनंद शर्मा जुड़े थे। इसमें दो ऑप्शन सही है, स्वामी सहजानंद और यदुनंद शर्मा। तो इसमें इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंद शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1936 में। ऑप्शन नंबर इसका सही है, 1936 में बना था। एक प्रांत के स्वरूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो 1912 में उड़ीसा भी शामिल था, जो आगे चल कर के 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बना। तो उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था? 1936 में। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना। तो सबसे पहले 1936 ईस्वी को उड़ीसा से बिहार अलग हो गया, फिर वर्तमान में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर इसका सही है, 1885 में स्वीकार किया गया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, तब इसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंड लॉर्ड ट्रेंट लॉ भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार रैयतों के पक्ष में कई अधिकारों को प्रख्यापित किया गया। तो इसमें कौन कौन से थे? तो पहला था कि कोई रैयत 12 साल तक लगातार किसी ज़मीन पर कायम है और उसका लगान जमींदार को दे रहा है,
तो उससे अस्थाई रैयत का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा है कि अस्थाई रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता है। फिर तीसरा है कि अस्थाई रैयत के उत्तराधिकारी को स्वतः रैयत अधिकार मिलता है। उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता था। फिर चौथा है कि अस्थाई रैयत अपनी ज़मीन की बिक्री पर कर लगा सकता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, तो ये 1912 ईस्वी को बना था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 1912 ईस्वी को बना था। फिर इसमें दिया गया है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार का नाम प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ है, जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी की तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। वहीं बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम में पाटलिपुत्र है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, तो 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सही है, 1931 ईस्वी में गठित हुआ था। इसमें दिया गया है कि 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और बसवान सिंह आदि जो कि इसके प्रमुख थे। नोट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो ये आरा से शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, कुंवर सिंह 1857 में आरा से शामिल हुए थे। फिर आता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर, आरा जो आरा में पड़ता है जगदीशपुर, के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर, जो कि ये पटना में पड़ता है दानापुर, तो दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोहियों का झंडा बाहर बिहार से कर दिया, जो कि रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था, ये भागलपुर से राजमहल के बीच किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ही सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन ए कोह में विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू दो नामक भाई थे। सिंधी के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काड़ियावाड़ा क्षेत्र में हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये राजगृह या राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, राजगृह या राजगीर में हुआ था। इसमें दिया गया है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति राजगृह या राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। यह संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक और सूत पिटक में बांटा गया था। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीति भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है
कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये गया में हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया था, तो गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, बोधगया में हुआ था। फिर इसमें दिया गया है कि भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका नाम पहले सिद्धार्थ था, उससे ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। तो कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था तथा सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। तो पहला उपदेश देने के कारण सारनाथ में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह या राजगीर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह, जो कि आधुनिक नाम इसका राजगीर है, तो बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस संगीति का आयोजन हुआ था। इसमें बौद्ध स्थविर, जिसे हम थेरो कहते हैं, थेरो ने भाग लिया और बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की। तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। तो शासक कौन था, अजात शत्रु था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो कहाँ से, तबकात ए नासरी से। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, तबकात ए नासरी से बिहार पर पहला बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। तो इसमें दिया गया है कि तबकात ए नासरी, जो कि फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभ इतिहास का लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी, तो ये अप्रैल महीने में थी। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, अप्रैल महीने में था। फिर इसके बाद दिया गया है कि 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को शुरू किया गया था तथा 1 साल तक चला था। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल महीने में थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी बिहार की। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी, तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें दिया गया है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। तो गांधी जी ने
ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रीड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये 2009 से 10 ईस्वी के बीच शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 2009 से 10 में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009 से 10 में भारत में केंद्र और राज्य योजनाओं का अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को उच्च अनुपात वाले गाँव में विकसित के लिए वित्तीय आवंटन के माध्यम से शुरू किया गया था। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, मोहम्मद यूनुस थे। फिर इसके बाद आता है जो कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पद नाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वे पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। फिर उसके बाद आता है वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस ये दरभंगा में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, दरभंगा। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों का विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो ये सारण जिला था जिसे अपराधी घोषित किया गया था आंदोलन के दौरान। फिर इसके बाद दिया गया इसमें कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो ये 1929 में शामिल हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, 1929 में। इसमें दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। वर्ष 1965 में मैक्सेस और मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो ये सैयद इमदाद अली थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सैयद इमदाद अली, जो कि ये बिहार में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ये द बिहार हेराल्ड, जो कि ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। फिर उसके बाद दिया गया है कि द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है, जिनमें मालिकों यानी लैंड होनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन ये 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 1929। फिर इसके बाद आता है कि वर्ष 1929 में बिहार में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को स्थगित बनाना। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे। तो सहजानंद जो कि ये इस सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव थे। उन्होंने ही वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। तो ये नामकरण कब किया गया था, जो कि इसका आंसर इसमें ही दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकता है। तो इसमें दिया गया है कि भारत का पहला सिविल नफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इस गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगर के स्थल पर किया गया है। गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुत्र, पुष्पुर, अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना ने अनेक दर्शनीय स्थल है। उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के पूर्व उसके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था। इसमें दिया गया है कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबरैन एवं कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो मोहम्मद जुबरैन और कृष्ण सिंह यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा यानी कि पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जयप्रकाश नारायण थे।
फिर उसके बाद दिया गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ ही अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का भी उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये नेता थे बाबू कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, बाबू कुंवर सिंह थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन शेष ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो कि यूरोपियन नील बागानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। ऑप्शन नंबर इसका सही है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया, जिसकी राजधानी उदंतीपुरी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था नालंदा बिहार का विध्वंस। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो कि भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरियाई आदि देशों से आते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, बिहार में उदंतपुरी अवस्थित है। इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य में स्थित उदंतपुरी जो कि उदनापुरी कहा जाता है, इसे उदंतपुरी को प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, वज्जी था। फिर उसके बाद आता है कि प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजनपदों का काल था। तो महाजनपद दिया गया है और राजधानी दिया गया है। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। विदेह मिथिला जो कि ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। वैशाली, विदेह, मिथिला ये जो कि वज्जी की राजधानी थी। फिर वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी जो कि ये वर्तमान समय में इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। फिर उसके बाद आता है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी जो कि ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में। फिर उसके बाद आता है अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती थी जो कि ये वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद ये वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सवर्णकामी ने किया था। तो सभाएं कौन कौन सी हुई हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि ये 483 ईसा पूर्व स्थान राजगृह, अध्यक्ष इसके महाकश्यप और शासक इसके अजातशत्रु थे। फिर इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष इसके सवर्णकामी थे और शासनकाल जो था कालाशोक का था।
फिर तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे और शासनकाल अशोक का था। फिर उसके बाद आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये प्रथम ईस्वी में हुआ था। स्थान इसका कुंडलवन में हुआ है। स्थान इसका कुंडलवन है और अध्यक्ष इसके वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे तथा ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, हुमायूं को हराया था। फिर उसके बाद दिया गया है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये थे ह्वेनसांग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। फिर आता है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन से 629 ईस्वी में चला था। वह नालंदा जो कि बिहार के बौद्ध महाविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सियुकी के नाम से लिखा है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान में शाक्य मुनि भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें दिया गया है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। इनके द्वारा भू राजस्व की दरें कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था। तो इसमें से कौन बिहार का किसान नेता था। तो इसमें जो है स्वामी सहजानंद जो कि ये बिहार के किसान नेता थे। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, केवल इसमें दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनैतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। ये किसान नेता तथा समाज सुधारक एवं लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें जो है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटाव के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है कि बिहार के कुछ राजाओं एवं जमींदारों 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की आदमी तथा पैसों से मदद की थी। उनमें दरभंगा, डुमराव और हटावा के राजा तथा जमींदार शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों ने हराने का तरीका पता था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, इसलिए गांधी जी की जीत होगी। फिर 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण ही बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है, अतः उनकी जीत होगी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो ये चंपारण था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, चंपारण में किया था प्रथम सत्याग्रह। फिर उसके बाद आता है तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी का सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।